राइट। चले, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने एट्थ में अच्छी तरह से किया हो या ना किया हो, हमें समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन अब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म एक ऐसा पार्ट कंसेप्ट है या ऐसा टॉपिक है जो केवल एक चैप्टर पे से ही, मतलब इट इज नॉट बाउंडेड टू वन चैप्टर और वन टॉपिक ओनली, लाइक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, आपने देखा होगा वो कहाँ यूज होती है, वो लाइन एंड एंगल्स में भी यूज होती है, वो उस चैप्टर के अलावा भी हर जगह यूज होती है, वो यहाँ तक कि स्टैटिस्टिक्स में भी यूज हो जाती है ना। इसी तरह से स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म इस साल हम सीखेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारे नेक्स्ट ईयर कम से कम 3 चैप्टर्स हमें बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो। One is polynomials, another one is quadratic equation, and the third one, उसके अलावा एक और चैप्टर है अपने पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें भी इसके अलावा भी कहीं और आ जाए तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो इससे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म इज सो इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म समझने की और याद करने की क्या कर सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सबसे पहले उसकी अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज अरेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए x² माइनस x माइनस 12 है, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, राइट। इसको अकॉर्डिंग टू द डिग्री, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री हमने इसे अरेंज किया, x² को पहले लिखा, फिर x लिखा, फिर 12 लिखा, क्योंकि इसकी डिग्री है 2, इस टर्म की डिग्री है 1 और इस टर्म की डिग्री है 0। कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है ना, राइट। सबसे पहले तो हमने ये काम करना है, कर दिया। फिर हमने दूसरा काम क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को, तो ये आ जाएगा -12x²। Forget about the negative sign, forget about the x²। So फर्स्ट और लास्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। चलो सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बचे आएगा अपने पास 12। 12 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस माइनस करने से 1 आ जाए। क्या मतलब होता है इसका, 12 के फैक्टर्स ढूंढते हैं, ऐसे फैक्टर्स ढूंढते हैं जिनको प्लस करेंगे तो 1 आ जाए या माइनस करेंगे तो 1 आ जाए। तो एक बार 12 के फैक्टर्स देखते हैं, 12 और 1, लेकिन प्लस करने से 13 आएगा, माइनस करने से 11 आएगा, मतलब नहीं है, अच्छे नहीं है। चलो दूसरे फैक्टर्स देखते हैं, 6 और 2, 6 और 2 दूसरे दो फैक्टर्स होते हैं 12 के, है ना। 6 और 2 को प्लस करेंगे 8 आएगा, माइनस करेंगे 4 आएगा, 6 और 2 भी नहीं हो सकते। चलो कोई और फैक्टर देखते हैं, क्या 3 और 4, हाँ, क्योंकि 12 के ये फैक्टर हमने जरूर कर दिए कि ये नहीं आने वाले। चलो इनकी बात करते हैं 3 और 4 की। क्या हम प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो बनाएगा ना, माइनस करेंगे तो बनाएगा। इसका मतलब ये फैक्टर्स जो है 12 के फैक्टर्स हमें लेने चाहिए 3 और 4। दोबारा से मैं वापस से कह रहा हूँ, ये आपने 8 में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि इस पे बहुत अच्छा होल्ड और कमांड होनी जरूरी है फॉर नेक्स्ट ईयर एंड इन दिस टॉपिक, राइट। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को पहले तो अरेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग टू डिग्री, कर दिया। फिर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और कंसंट्रेट करते हैं केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे। फॉरगेट अबाउट -12x² आना चाहिए था, आपने क्यों नहीं लिखा है, वो केवल नंबर्स में न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, ये 12 से करते हैं, ठीक है। 12 और 1 को प्लस माइनस करने से 1 नहीं आता, 6 और 2 को प्लस माइनस करने से, यानी प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, प्लस करने से भी नहीं आता 1 और माइनस करने से भी 1 नहीं आता, छोड़ दीजिए। और 3 और 4 को ले लेते हैं, क्योंकि 3 और 4 को प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म आ जाती है, यानी 1 आ जाता है। तो हम कैसे देखेंगे, x² 4x 3x माइनस 12, ये हो गई हमारी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म के दो फैक्टर्स हमने निकाल लिए, एक होना चाहिए 4x और एक होना चाहिए 3x। अब क्या ध्यान रखेंगे, इनके साइन भी तो देने पड़ेंगे, 4 को और 3 को, है ना। हमें मालूम है चलती उसकी है जो बड़ा होता है, साइन उसका चलता है जो बड़ा होता है। ये माइनस का साइन है मिडिल टर्म के पास, माइनस का साइन है, यानी 4x और 3x में जो बड़ा है उसके पास माइनस होना चाहिए, यानी 4x के पास माइनस का साइन होना चाहिए। सिंपल है, आपके या आपके घर में जो बड़े हैं इसके चेक पे साइन चलते हैं, आपको बड़ों के ना, तो साइन तो बड़ों का चलता है, प्लस माइनस करता है तो साइन किसका चलता है, बड़े का चलता है ना। तो हमारे पास मिडिल टर्म के पास नेगेटिव साइन था, तो 4x बड़ा है या 3x, हम देखिए हमारे पास 4x बड़ा है, इसको आगे या पीछे लिखने से, यानी 3x पहले लिख दो या 4x पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 3 into 4 कराऊंगा या 4 into 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
समझिएगा छोटी छोटी बातें जो कही जा रही हैं, वरना बाद में फिर इसी पे ही हमारी जो कहते हैं कि डाउट्स होते हैं और इसी से ही हमारे जो है कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। चलिए, सो क्या करेंगे, 3x को पहले लिखेंगे या 4x को, जिसको मर्जी पहले आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन बिल्कुल सही होना चाहिए, माइनस का 4 होना चाहिए, क्योंकि बड़े का जो साइन है वो फॉलो होता है। तो विरासत में बड़े को दे दीजिए, माइनस का साइन है मिडिल टर्म के पास, इसको माइनस दे दीजिए बड़े को। छोटे का ध्यान रखिए, छोटों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, घर में भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे अगर हम इसको माइनस का साइन दे दें तो ये तो -7x हो जाएगा, गड़बड़ है, तो इसको साइन किसका देना चाहिए हमें, प्लस का। देखिए बड़े का साइन तो सोचना ही नहीं है ना, जो मिडिल टर्म में साइन चल रहा था वो चलेगा, जो मिडिल टर्म में साइन चल रहा था वो चलेगा, बिल्कुल है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। हमें किस में प्रॉब्लम आनी चाहिए, आ सकती थी छोटे का साइन पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव, ये चल होना चाहिए था। तो हमने क्या किया, हमने छोटे वाले को साइन पॉजिटिव दिया। क्यों दिया, अब वो ये समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माइनस दे देंगे तो -4 -3 तो -7 होता है, जबकि हमें चाहिए -1, और -4 + 3 क्या होता है, -1 होता है। तो ये देखिए सही हो गया, है ना। अब जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें कॉमन लेने की कोशिश कीजिए, कॉमन लीजिए। चलो x² और -4x में x कॉमन आएगा तो यहाँ पे x - 4 बच जाएगा। इसी तरह से ये जो बाकी 2 टर्म्स बची है इसमें से भी कॉमन लीजिए। अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3 कॉमन आएगा, x - 4 आएगा। देखिए हमेशा आपका ये जो ब्रैकेट वाला फैक्टर है ना, ये सेम होना चाहिए। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का खासियत ही यही है, हमने जो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म की है वो कहीं करी इसीलिए है ताकि हमें क्या हो, जो फैक्टर है ना वो हमें सेम मिले। तो x - 4 और x - 4 सेम फैक्टर पक्का मिलेगा ही मिलेगा। अब हमारे पास कितनी टर्म्स हुई, हमने पहले भी बात की, टर्म्स प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होती है। हमारे पास 2 टर्म है, एक टर्म है ये और +3 के बाद वाली दूसरी टर्म, 2 टर्म हो गई। दोनों में कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ दोनों में कॉमन है x - 4, तो x - 4 कॉमन ले लीजिए। फर्स्ट टर्म में बचेगा x, दूसरी टर्म में बचेगा 3 और ये हमारी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो गई, यानी फैक्टर्स बन गए x - 4 और x + 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x² - x - 12 आ जाता है। देखिए ना बेटा, ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस तो होती है, फैक्टराइजेशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस। आप देखिए समझिए जरा, क्या x + 3 को हमें x - 4 से मल्टीप्लाई करना आता है, तो हमें तो सभी बोलेंगे हाँ आता है। x को मल्टीप्लाई करेंगे x - 4 से, +3 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 4 से, फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा x² - 4x + 3x - 12। इसके बाद ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, मिडिल टर्म लाइक टर्म्स हैं, तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये -x बच जाएगा, -4 + 3 -1 होता है, -12। चेक कीजिए, उसका रिवर्स प्रोसेस है, ये इस तरह से चली है और ये इस तरह से, चेक कीजिए जरा, सही है ना। उसका रिवर्स प्रोसेस ही तो है, ब्रैकेट में बंद करना, फैक्टर्स निकालना क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है, राइट। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x² - x - 12, क्यों 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 को, क्यों, क्योंकि हमें पता है एटमोस्ट 2 zeros, एटमोस्ट 2 फैक्टर्स, x² है, स्क्वायर यानी 2 फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आया होगा। तो 2 कौन सी टर्म्स थी जिनको मल्टीप्लाई करने से आया, तो हमने कहा x - 4 और x + 3 को मल्टीप्लाई करने से ही आया। अब बात हो रही थी आगे या पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फैक्टर्स हैं। 12 को लिखिए 2 × 6 या 6 × 2 की फर्क पड़ता है, वही वाली बात है। यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है उससे, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने, हमारे फ्रेंड ने x² - x - 12 लिखा, x² 3x पहले और 4x बाद में लिख दिया, उसने कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा, जब वो इसको माइनस का लगा दे, उसको प्लस का कर दे, तब गड़बड़ है, तब ऑब्जेक्शन है हमें, क्योंकि यहाँ पे -x नहीं आ रहा है, -x, ठीक है, तो 4 का साइन तो माइनस ही रहना चाहिए और 3 का प्लस ही रहना चाहिए। पहले या बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। अब आपने x कॉमन लिया तो हो गया x + 3, इसमें से -4 कॉमन लेंगे। देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x, इस दोनों कॉमन में, इन दोनों टर्म्स में सॉरी कॉमन क्या है, -4,
तो x प्लस 3। अब देखिए आपके पास दो टर्म्स हैं, इनमें कॉमन देखिए एक x प्लस 3 है और दूसरा बचेगा x माइनस 4। वही है ना फैक्टर, फैक्टर्स वही है ना। तो हमारी इसमें से किसी भी टर्म में या किसी भी स्टेप में सॉरी कोई डाउट या कोई भी फालतू की जो क्वेरी है वो नहीं होनी चाहिए। मैंने इसीलिए आपको पूरे बेबी स्टेप से समझाया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन से हमें बात समझ में पूरी 100% आ जानी चाहिए, ऑल्दो वी हैव डन इट इन 8th क्लास, लेकिन फिर भी इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए। अगले साल मैंने आपको से बताया 3 या 4 चैप्टर हैं ऐसे जो अगर हमें स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं आती होगी तो हम ये उम्मीद ही ना करें हम कि हमें ये समझ में आ जाएंगे। चलो 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को ये फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, कोशिश करते हैं। I know some of you have raising your hands, but I'm not going to ask them. Please, sorry from my side, but sorry. इसलिए कि मैं एक बार 2-3 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ ताकि किसी को डाउट ना रहे। बहुत अजीब लगता है ना बच्चे कि हम जो चीज सीख रहे हैं उसको हमने अच्छी तरह से सीखा नहीं है, उससे पहले हमने क्वेश्चन करने शुरू कर दिए और हम सिर्फ बाद में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो पहले एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या था कि एक पॉजिटिव पॉलिनोमियल हमेशा डिग्री अरेंज करके यानी उसके डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री रखना चाहिए। क्या ऐसा है, देखो 5x स्क्वायर पहले है, फिर 2x है प्लस और 3 है, बिल्कुल सही है। ये अपनी अकॉर्डिंग टू द डिग्री बिल्कुल सही अरेंज है, ठीक बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब दूसरी चीज पे आते हैं। हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है क्या है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो, उसके साथ कुछ भी हो, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू देखे केवल अभी एक बार के लिए, ठीक है। इसको अलग अलग सोचने के तरीके हो सकते हैं, करने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं सिंपलेस्ट मैनर में समझाना चाह रहा हूँ। तो ऑल ऑफ यू हु आर रेजिंग योर हैंड्स, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू द आंसर, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। ओके चलो, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 15 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस माइनस करने से 2 आ जाए। तो पहला हमारा फैक्टर, चलो हमने सोचा कि यार 15 और 1 को लेते हैं, या प्लस करेंगे 16 आएगा, माइनस करेंगे 14 आएगा, 2 तो नहीं आने वाला, छोड़ दो, बेकार है, छोड़ दें। चलो फिर दूसरा फैक्टर हुआ 3 और 5, 3, 5 और 15, प्लस या माइनस करने से 2 तो आ जाएगा, प्लस करने से तो 8 आता है लेकिन माइनस करने से 2 तो आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, 3 और 5 इसके फैक्टर्स ले लिए, 3 और 5 इसके फैक्टर्स ले लिए। अब आपने लिखा 5x स्क्वायर 5x 3x माइनस 3, यानी मिडिल टर्म में जो स्प्लिटिंग हुई है उसमें साइन दिए ही नहीं अभी तो, जो मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग हुई है उसमें मैंने अभी साइन दिए ही, देखो फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख लिया, लास्ट टर्म को ऐसे लिख लिया, मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग कर दी। और स्प्लिटिंग किस हिसाब से की, फर्स्ट और लास्ट के जो फैक्टर्स आए थे यानी 15 आया था, प्रोडक्ट आया था, उसके फैक्टर्स निकाल दिया, राइट। नाउ इन अ वेरी सिंपल मैनर, विरासत बड़े को दे दो, ये लो माइनस का साइन, 5x तो 3x, बड़ा कौन 5x, तो अपन ने क्या किया, विरासत में 5x यानी 5 को साइन दे दिया माइनस का, क्योंकि विरासत नेगेटिव की चल रही थी। अगर यहाँ पे प्लस का 2x होता ना तो यहाँ पे प्लस का साइन देते, ठीक है, तो अपन ने माइनस कर दिया। अब छोटों का ध्यान रखो, छोटों का ध्यान रखते हैं, चलो ध्यान रखें। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो -3 कर देंगे तो -8 हो जाएगा, -5 -3 -8, तो हमें किसका साइन देना चाहिए, छोटे को, यहाँ पे प्लस का साइन देना चाहिए। छोटे का साइन हमेशा सोचना पड़ेगा, बड़े का साइन तो सोचना ही नहीं है ना, विरासत में जो है वो है, तो ये माइनस है, मिडिल टर्म में तो माइनस आएगा, प्लस होगा तो प्लस देंगे, ठीक है। अब हमें फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन चाहिए, 5x कॉमन ले लें, 5x कॉमन लेंगे तो x -1 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। दोबारा से भी थोड़ी सी जगह छोड़ के आंख मूंद के आप x -1 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि मैं मालूम है ये रिपीट ही होगा, x -1 है वो x -1 यहाँ से रिपीट ही होगा, हमें ये भी मालूम है अच्छी तरह से, ये पक्का ही रिपीट होगा, राइट। और देखिए ना 3x और -3 में प्लस का 3 कॉमन है, यहाँ पे प्लस का साइन जरूर लगाइएगा। कई बच्चे यहाँ पे कहते हैं सर प्लस का साइन क्यों लगाया, प्लस जो नए साइन लगाते हैं वो प्लस का ही होता है, जैसे 5x स्क्वायर है, ये इसका मतलब प्लस का 5x स्क्वायर, ये प्लस क्यों लगाया, प्लस इससे लगाएं क्योंकि ये दूसरी टर्म है, वरना इसका मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस का साइन आना चाहिए, तो यहाँ पे +3 लिखें।
अब अपने पास क्या हुई, दो टर्म्स हो गई, ये टर्म और ये सेकेंड टर्म हो गई। दोनों में कॉमन क्या, x माइनस वन कॉमन है। तो अगर हम x माइनस वन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में 5x बचेगा और सेकेंड टर्म में 3 बचेगा। ये हो गया स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। चेक कीजिए क्या फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में से किसी भी स्टेप में कौन सी बात है जो हमें अभी भी खल रही है, जो अभी तक हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही कि यार ये हुआ क्या या ये किया क्या है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप चेक कीजिए। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसका जरूर क्लियर करना है। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कहते हैं इसे, इसको फैक्टराइजेशन में यूज होता है। अगले साल इसका यूज 4 चैप्टर्स में होगा। ठीक है, चलो कोई और क्वेश्चन लेके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें पूरी बात समझ में आई है या नहीं। 9x² माइनस 3x माइनस 2, 9x² माइनस 3x माइनस 2 चेक कीजिए। If you are raising your hands, I have told you I am not going to ask you today. Please put your hands down. मेरे को एक बार समझाने दो, मैं कल भी इसी चीज को कंटिन्यू करूंगा। Then I will ask your problem and your suggestions, your answers. अभी भी 10 से 11 बच्चों के हाथ खड़े हैं और मुझे मालूम है आप मेरे को आंसर बताना चाह रहे हो, लेकिन मैं नहीं पूछना चाहता बेटा आज। ठीक है, चलो आज मुझे एक बार पढ़ाने दो। चलो 9 2 are 18, 9 2 are 18 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस माइनस करने से 3 आ जाए, मिडिल टर्म आनी चाहिए। 18 के फैक्टर ढूंढते हैं। चलो 18 और 1 तो नहीं बनी बात है ना। 9 और 2, 9 2 और 18 होता है, लेकिन 3 नहीं आएगा प्लस माइनस करने से, छोड़ दो इस बात को भी। चलो आगे चलते हैं। 6 3 और 18 होता है और प्लस माइनस करने से 3 आता है। वाह, गिर गया। ये करना जरूरी नहीं है, दिस इज रफ वर्क, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप इसको मेंटली करेंगे मुझे मालूम है ना। आप इसको रफ में कर सकते हैं, आप इसको मेंटल कैलकुलेशन में कर सकते हैं, लेकिन ये इसको सेलेक्ट करने का या इनका ढूंढने का कोई तरीका नहीं होता। ये आपको मेंटल मैथ ही या प्रैक्टिस से ही आएगा, राइट। चलो सो आपने कहा ये हो गया 9x², 6x 3x माइनस 2। ये माइनस का साइन है मिडिल टर्म के पास में, तो बड़े को विरासत बिना सोचे समझे माइनस दे दो। भाई कौन बड़ा, 6x या 3x, कौन बड़ा, 6x बड़ा, तो इसको माइनस का साइन देते हैं। छोटे का ध्यान रखते हैं, -6 -3 तो -9 हो जाएगा। हाँ माइनस नहीं भैया, तू तो प्लस ही ले, है ना। माइनस ले लिया तो तू तो -9 बना देगा, मेरे को 3 चाहिए, तो -6 + 3 इज -3, राइट। व्हाट इज कॉमन इन दीज टू, 3x इज कॉमन, सो 3x - 2 चेक कीजिए। 9x² और 6x में कॉमन, राइट। इसी तरह से आपके पास में दोबारा से 3x - 2 भी आना चाहिए ब्रैकेट में। व्हाट इज कॉमन इन दीज टू, नथिंग बट 1 इज द एक्सिस। 3x और 2, आपसे कोई बच्चे बोले ना, देखो 3x - 2 में एक्सिस क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। 3x और 2 में कॉमन क्या होता है, हम कहते तो हैं कुछ नहीं, लेकिन क्या कॉमन है, एक्सिस क्या है, 1 इज द एक्सिस, राइट। सो यहाँ पे 1 लिखो या +1, +1, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का वाला सेंस देगा। यहाँ पे अगर मैं प्लस का साइन नहीं लगाऊंगा तो समझोगे ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये अलग टर्म है और वो अलग टर्म है ना। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। चलो क्योंकि वी आर हैविंग 2 टर्म्स नाउ, दीज आर द 2 टर्म्स, सो 3x - 2 इज द फर्स्ट टर्म which is common. Now whatever is left, that is 3x + 1, right. I hope by these many examples the thing should be clear to you. मुझे लगता है कि इतने में आपको बात समझ में आ गई होगी। याद करनी है वापस, you have to recapture your memory what you have studied in 8th standard. This is all which was given in 8th, and I know it was there in your annual examination question paper also. चलो ठीक है, करें जरा। 3x² - 11x + 10, 3
x square minus 11x plus 10. Now I would like to get the चलिए. So again I would like to make it clear to all of you. See, this is the question given to us and you say splitting of middle term में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं. आपने कहा 12 है, 12 के फैक्टर आप 2 और 1 कैसे ले सकते हैं, 2 और 1 से सॉरी 12 और 1 कैसे ले सकते हैं, 12 और 1 से 1 कभी नहीं आएगा, प्लस करेंगे 13 आएगा, माइनस करेंगे 11 आएगा, नहीं लिया. चलो एक बंदे ने बोला 6 और 2 ले लो, 6 और 2 को प्लस माइनस करने से 1 कब से आने लग गया, नहीं आएगा. तब तक आप कैसे इसकी स्प्लिटिंग कर सकेंगे, तो आपको फैक्टर्स कौन से लेने चाहिए, 4 और 3, क्योंकि 4 3 और 12 होता है और प्लस माइनस करने से मिडिल टर्म आती है, नहीं 1 आता है. सो 6x स्क्वायर 4x 3x माइनस 2. समझिए बात को, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 12x स्क्वायर आया, इनको मल्टीप्लाई करने से भी माइनस 12x स्क्वायर ही आएगा, तभी हमारा फैक्टर सही होंगे, वरना हमें कॉमन ही नहीं लेना आएगा और हम कॉमन ले ही नहीं पाएंगे आगे. और वैसे भी आप देखिए ना, अगर आप में से किसी ने ये कहा कि 6 और 2 ले लीजिए, ले लेता हूँ, यहाँ पे 6x लेता हूँ, यहाँ पे 2x लेता हूँ, ये प्लस का ये माइनस का, इसको प्लस माइनस करने से 1 कब से आने लग गया, x कब से आएगा, कभी भी नहीं आएगा. तो ये बिल्कुल गलत है. सेलेक्ट करना वापस से फैक्टर सही सेलेक्ट करना ही तो मेन इंपॉर्टेंट काम है. तो 4 और 3 ही क्यों चुना हमने, क्योंकि उनको प्लस माइनस करने से ही मिडिल टर्म आएगी. ये है प्लस का साइन, तो प्लस तो 4 हो गया और 3 को माइनस करेंगे तब 1 आएगा. माइनस 4x माइनस 3x 1 होता है. अब देखिए ना, इसको मल्टीप्लाई किया आपने, माइनस 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 12x स्क्वायर हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो भी माइनस 12x स्क्वायर ही आया आपके पास. ये सुनो, चलिए अब आपने इन दोनों में कॉमन लेना था, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में कॉमन लीजिए, 2x कॉमन आ गया, यह आ जाएगा 3x प्लस 2. वापस से 3x प्लस 2 ही आएगा, ये श्योर है, इसलिए हमने स्प्लिटिंग इस तरह से की है. यहाँ पे माइनस 1 कॉमन है, माइनस 3x और माइनस 2 में माइनस 1 कॉमन है, चेक कीजिए. अब आपने कहा कि आपके पास 3x प्लस 2 एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है 2x माइनस 1, ये होगी इसकी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म. तो सिलेक्शन ऑफ फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप ऐसे किसी को भी मल्टीप्लाई करके वो टर्म ला ही नहीं पाएंगे, ठीक है कि नहीं, राइट. चलिए अब आपने क्या करना है, अगर आपका इतना मतलब इस चीज में इतना बुरा हाल है, साफ बोलूंगा बुरा हाल है, और अगर आप इसके फैक्टर्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो टेक आउट योर ए क्लास बुक, ए क्लास की बुक लीजिए, फैक्टराइजेशन देखिए, उसमें स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के क्वेश्चन ढेरों दिए हुए थे. आई एम श्योर कम से कम 20-25 क्वेश्चन थे. करिए एक बार रिवाइज उनको, ठीक है, और कल फिर इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ऐसा क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्यों आपने बार बार कहा जा रहा है कि इस पे we should have a strong hold on this topic, and that is splitting of middle term. Okay, so keep learning, happy learning, take care, bye.